न्यूट्रिशन हमको मैनेज करना है। तो पहला जो रहता है एक वेजिटेटिव फेस रहता है, जब तक फ्लावर्स नहीं आते हैं इसमें जी। जब सिर्फ प्लांट अपने आप को बनाता है, खड़ा करता है, वेजिटेटिव फेस बोलते हैं। और जब फ्लावर आ जाता है तो रिप्रोडक्टिव फेस चालू हो जाता है। वाली कद्दू वर्गी फसल देखोगे तो मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग रहता है, तो उसमें पॉलिनेशन की ज़रूरत पड़ती है जी। तो उस पॉलिनेशन में ये हमें हेल्प करते हैं। तो सर सबसे पहले हमारे सामने किसान भाई को छोटा सा परिचय देंगे अपना। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम भाविन चावड़ा है और हमारा फार्म गोमची गांव में रायपुर में स्थित है। और हम यहाँ पे लगभग 150 एकड़ में खेती कर रहे हैं। और जिस फील्ड में हम खड़े हैं वो करेले का खेत है और इसमें लगभग वो 25 एकड़ में हमने करेले की खेती की हुई है। जी सर। तो सर इसकी वैरायटी कौन सी है उसके बारे में जानना चाहेंगे सबसे पहले। ये ननहेम्स की 13-15 नंबर से एक वैरायटी आती है, वो है जी। और रुशान भी लगा हुआ है, वो भी ननहेम्स की ही है जी। जो थोड़ा सा बड़ा करेला आता है। ये थोड़ा छोटा साइज़ का जो करेला रहता है वो है जी। और वो इससे थोड़ा सा बड़ा आता है रुशान, वो हमने एक पट्टे में लगाया हुआ है। 2 वैरायटियाँ हैं बेसिकली। जी, इसका मंडप सबसे पहले बात करेंगे क्योंकि मंडप मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर। तो इसके बारे में बताएंगे मंडप को किस तरह से तैयार किया है आपने। मंडप ये बहुत पुराना मंडप है, इसमें थोड़ा बहुत हमने रिपेयर किया हुआ है। बेसिकली ये रो टू रो आप देखेंगे तो 10 फीट की दूरी है जी, है ना। और खंबे से खंबे भी देखेंगे तो 10 फीट की दूरी में ही लगे हुए हैं। और एसएस का हमने इसको कर दिया इस बार ताकि उसमें जंग ना लगे और बहुत साल तक चलता रहे जी, है ना। और ऐसे और उसको एक फुट बाय 1 फुट के दूरी में उसको पूरा गूंथ दिया है ऊपर में जी। और कॉर्नर में थोड़े से ज़्यादा गेज के मोटे तार लगाए हुए हैं और बीच में पतले तार से गुथाई की हुई है जी। कि लाइफ कितनी रहने वाली होती है इसमें जो है मंडप की जो लाइफ है। मंडप तो हमने आप ऐसा देखोगे कि हमने अभी पिछले साल ही इसको रिपेयर किया है जी। मतलब ये लगभग 20 साल तो जब बना था तब से लेके अभी तक चली गया जी। पोल जो है उसको तो कुछ होता ही नहीं है जी, है ना। 15-20 साल तो देखना ही नहीं पड़ेगा। उसके बाद में कहीं कहीं कुछ कोल क्रैक्स होंगे तो आप उसको रिपेयर कर लो, जैसे हमने पिछले साल किया। दुर्ग साइड जाएंगे तो कुंदरू मंडप के नाम से ही जाना जाता है ये जो स्ट्रक्चर है उसको। जी। तो कुंदरू मतलब जितनी भी कुकुरबिट्स वाली फैमिली की क्रॉप्स हैं कद्दू वर्गीय जिसमें नार आती है वो आप सब कर सकते हैं। परवल हो गया, वैसी सारी फसलें सब हो सकते हैं। पर हम लोग जो मुख्यतः करते हैं वो लौकी और करेला के लिए यूज़ करते हैं। जी। तो इसमें क्रॉप रोटेशन का किस तरह से ध्यान दिया जाता है उसके बारे में जानना चाहेंगे। ये हम लोग डिफरेंट फैमिली की क्रॉप को रोटेट करते रहते हैं। जैसे मैंने बोला कि कद्दू वर्गीय फसल हम मंडप में लगाते हैं, पर हम इसमें जानबूझ के कोशिश करते हैं कि सोलेनेशियस क्रॉप आए। आज इस साल कद्दू वर्गीय फसल है तो अगले साल इसमें पक्का टमाटर आएगा जी, इसमें आप टमाटर लगा सकते हैं। अगले साल टमाटर आएगा जी। हर साल कद्दू वर्गीय फसल ही करते रहेंगे तो ज़मीन से संबंधित उस पर्टिकुलर फैमिली वाली क्रॉप में जो रोग आते हैं जी, जैसे मरने की शिकायत है जी, है ना, निमाटोड की शिकायत है ज़मीन से जी, तो वो उनके प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर इसी फैमिली की क्रॉप को जैसे लौकी खीरा करेला लगाते रहूँगा ना तो बहुत ज़्यादा हावी हो जाते हैं। सर इसकी जो नर्सरी तैयार की थी अपन इसकी सीधी बिजाई की थी उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। ये हमने जो डायरेक्ट सोइंग किया हुआ है, हमने डायरेक्ट बीज लगाया था, मल्च लगा के उसमें होल किया और उसी होल में हमने डायरेक्ट बीज लगाया था। ये हमने 7-8 अगस्त के आसपास की हमने डायरेक्ट सोइंग की हुई है जी। और इसमें आप प्लांट डिस्टेंस देखेंगे तो ये रो टू रो हो गया है 10 फीट जी। और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस हमने थोड़ा सा डेंस रखा है जी। प्लांट टू प्लांट हमने 1 फीट की दूरी में डायरेक्ट सोइंग की हुई थी जी। और इसमें जैसे कि बात करें फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट को, बेसल में क्या दिया था और फर्टिलाइज़र क्या चला रहे हैं अभी। इसमें जो हमने तैयारी जो कर ली थी फील्ड प्रिपरेशन हमने गर्मी में ही कर ली थी जी। तो उस टाइम में हमने 4 बोरी राखड़ एसएसपी जो रहता है जी और 4 ट्रॉली गोबर खाद जी। मंडप जो 10 फुट डिस्टेंस है इसमें हम थोड़ा 3 ट्रॉली कर लेते हैं गोबर खाद पचा हुआ ओपन मांदा में अंदर भर देते हैं। फिर उस मांदे को बंद करते हैं, बेड को अच्छे से चाल के प्रिपेयर कर लेते हैं, चाहे आपके पास इम्प्लीमेंट हो डमरू से या हाथ से जी। उसके बाद ड्रिप को बिछाते हैं
उसके बाद मल्चिंग लगा के इस तरीके से हमने तैयार करके छोड़ दिया था जी। फिर जब लगाने का समय आया था तब हमने उसमें होल करके डायरेक्ट सोइंग कर दिया जी। और अभी जैसे फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो बेसिक हम देखेंगे तो 2 फेज़ में हम डिवाइड कर सकते हैं क्रॉप थ्रू आउट क्रॉप लाइफ साइकिल में किस तरीके से न्यूट्रिशन हमको मैनेज करना है। तो पहला जो रहता है एक वेजिटेटिव फेज़ रहता है जब तक फ्लावर्स नहीं आते हैं इसमें, जी। जब सिर्फ प्लांट अपने आप को बनाता है, खड़ा करता है, वेजिटेटिव फेज़ बोलते हैं। और जब फ्लावर आ जाता है तो रिप्रोडक्टिव फेज़ चालू हो जाता है। जी। तो वेजिटेटिव फेज़ की हम बात करें तो उसमें हम 19-19 के रेशो में देते हैं NPK, जी। है ना। तीनों 19-19 के रेशो में रहता है। तो उसमें आप जब शुरुआती दौर में हैं, जैसे बीज फूट के निकला हुआ है या ट्रांसप्लांट किया हुआ, तो इनिशियल फेज़ में आधा या 1 किलो 19-19 पर एकड़ के हिसाब से आप देना चालू करें। जी। फिर जैसे जैसे कैनोपी बढ़ती है फिर 1.5, 2, मैक्स टू मैक्स 2.5 से 3 किलो तक जाएंगे। उसके बाद फिर आपको फ्लावरिंग चालू हो जाएगा। तो जी। जैसे फ्लावरिंग और माल सेट होना चालू होता है आपका, जी। है ना, तो उसके बाद आपको थोड़ा सा वो रेशियो चेंज करना पड़ता है NPK का। 16-8-24 में आ जाते हैं या 16-7-21, जैसे भी आपकी क्रॉप है उस हिसाब से। तो उसके बाद फिर उसको फिर से मतलब जैसे 19-19 आपने यहाँ 2-3 किलो में छोड़ा है, तो 16-8-24 कहीं ना कहीं 3 किलो से आप फिर कंटिन्यू करेंगे। जी। 2.5 से 3 किलो से आपने चालू किया, फिर आप धीरे धीरे उसको 4 तक ले गए। फिर आप अपनी प्लांट की हेल्थ को देखते हुए, विगर को देखते हुए, मौसम को देखते हुए, बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा है या बहुत ज़्यादा खुला है उसको देखते हुए, अपनी चाल पेड़ की देखते हुए आप उसको बढ़ाते चले जाएं। जी। और जिस हिसाब से आप माल हार्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आँख बंद करके अपने को इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही आपको खाद देते रहना है, वो एक गलत हो जाएगा, आपका खाद भी वेस्ट होगा। और आज के टाइम में बहुत एक्सपेंसिव हो गया वो चीज़। तो माल आप कितना तोड़ रहे हैं पर टन, कितना रिमूवल है, वो एक आपको समझ में रहनी चाहिए। तो उस हिसाब से आप अपने खाद को देते रहिए। जी सर। और सर इसमें जैसे बात करें, बीमारियां कौन कौन सी मेजर देखने को मिलती है हमको? करेले में देखेंगे तो सबसे बड़ी बीमारी करेले में जो पूरी क्रॉप को मतलब ख़त्म कर सकती है वो पाउडरी मिल्ड्यू है। जी। डाउनी भी आता है, थोड़ा बहुत बैक्टीरियल का भी इशू रहता है, पर सबसे मेजर देखेंगे तो आपकी क्रॉप को पूरे ख़राब कर सकता है तो पाउडरी है। और ठंड तरफ थोड़ा सा जाएंगे तो डाउनी का भी प्रेशर आता है। तो पाउडरी एक सबसे मेजर डिसीज़ है। जी। और इसको आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। पाउडरी पैचेस दिखेंगे आपको लीफ में। जी। और सर जैसे इसके स्प्रे के बारे में बात करें, उसके लिए प्रिकॉशन में या फिर प्रिवेंटिव में लेके चलें तो, या फिर क्या स्प्रे करना होता है? जैसे मैंने कहा मुख्यतः इसमें पाउडरी मिल्ड्यू बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। जी। तो पाउडरी को मैनेज करने के लिए 2-3 मुख्य दवाई है। एक आज के टाइम में बहुत अच्छी जो केमिकल है, मैरीवॉन आ गया है, नेटिवो आ गया है। ये 2 फफूंदीनाशक बहुत अच्छा काम करती है पाउडरी को कंट्रोल करने के लिए। और प्रिवेंटिव बेसिस में भी आप इसको छीट के रखेंगे तो बहुत हद तक कंट्रोल करके रखता है। जी। और जो पुराने फंजीसाइड्स है जिसमें सल्फ़र कांटेक्ट तरीके से काम करता है, तो कैराथेन हो गया, वो भी एक कांटेक्ट है। जी। कैराथेन के साथ M45 मिला के आप कर सकते हैं, एक सल्फ़र सिंगल स्प्रे कर सकते हैं। तो ये कुछ कांटेक्ट वाली फफूंदीनाशक है और जो पुरानी भी हैं पर अच्छे इस तरीके से आज भी काम करती है। जी। तो वो एक हो गया। और सिस्टमिक में आप देखोगे तो नेटिवो हो गया, मैरीवॉन हो गया, ये कुछ फंजीसाइड्स हैं जो बहुत अच्छा कंट्रोल करके रखती है पाउडरी को। जी। सर यहाँ पर जो आपने मधुमक्खी के ट्रे रखे हुए हैं, तो इसका कारण हम जानना चाहेंगे और इससे कितने सारी बेनिफिट आप ले पा रहे हैं उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। ये मधुमक्खी के बॉक्सेस हैं जी। इसमें जैसे हमने देखा कि अलग 8-10 फ्रेम्स हैं और इसमें पूरा जैसे उनका छत्ता में स्ट्रक्चर रहता है उस तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें वो रहती हैं, अपने नेक्टर को और पॉलिन्स को लेके आती हैं, उसमें हनी बनता है, वो सारा चीज़ है। पर वो सेकेंडरी है, मेन हमारे को फील्ड में पॉलिनेशन में ये हेल्प करती है, उसके लिए यहाँ पे उसको रखा हुआ है। जी। है ना। कोई भी कुकुरबिट्स वाली कद्दू वर्गी फसल देखोगे तो मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग रहता है, तो उसमें पॉलिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। जी। तो उस पॉलिनेशन में ये हमें हेल्प करते हैं। ये बेनिफिशियल
इंसेक्ट्स में है हमारे, जी है ना। तो ये हमको पॉलिनेशन में, जैसे बटरफ्लाई हो गया, बम्बल बी हो गया, तो सबसे बड़ा अच्छा और फ्रेंडली पॉलिनेटर हमारा हनी बी ही है ना। तो इस कारण हमने रखा हुआ है, ताकि पॉलिनेशन अच्छा होगा तो हमारी फ्रूट ड्रॉपिंग्स ना हो, कम हो, है ना, और हमारा उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा है, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं जी। तो आपने सारी मेहनत की है, और अगर पॉलिनेशन ही नहीं हुआ, सिर्फ पेड़ ही पेड़ दिखेगा तो हमारा फ़ायदा है नहीं जी। हमको माल से मतलब है ना। तो उसके लिए पॉलिनेशन लगता है, तो पॉलिनेशन के लिए हनी बीज की ज़रूरत रहती है। हमारे बड़े बड़े छत्ते भी हैं जी। साइड में जितने पेड़ हैं, वहाँ पे जो बड़ी वाइल्ड वाली मधुमक्खी आती है वो भी है, पर हम अपने पास भी रखते हैं कि इमीडिएट हमको बेनिफिट मिल सके। अब उनका हमारे कंट्रोल में है नहीं वो, कि वो रहेंगी कि उड़ जाएंगी, पर ये हमारे कंट्रोल में है, तो हम इसको रियर करते हैं ताकि हमको पॉलिनेशन में हेल्प मिले और हमारा अल्टीमेटली उत्पादन बढ़े। जी नहीं है जी। हम लोग क्या करते हैं कि प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड्स आती हैं, जिसमें कि पहले टॉप स्टार आता था, वो अब बंद हो गया है, हालांकि जो बहुत अच्छा काम करता था। अब एक ही ऑप्शन है हमारे पास, स्टार्म एक्स्ट्रा, जो पेंडामेथिलिन के टेक्निकल के नाम से आता है। उसका काम क्या रहता है, अगर ज़मीन में हमने उसको छीड़ दिया है ना, और जैसी नमी आई ज़मीन में, तो वो क्या करता है, नमी आएगी तो वीड्स भी, उसके सीड्स जर्मिनेट होके ऊपर आना चालू होंगे जी। तो जैसे वो फूट के ज़मीन से बाहर निकलना चालू करेंगे, तो हमने पेंडामेथिलिन पहले ही मार दिया है, तो एक हर्बिसाइड की लेयर परत बनी हुई है ज़मीन में, तो जैसे निकलेगा तो हर्बिसाइड की लेयर उसको वहीं पे किल कर देती है जी। तो आने से पहले ही उसको बाहर किल कर देती है। तो उस तरीके से प्रिवेंटिव अप्रोच हम थोड़ा रखते हैं। और अगर आ भी गया है, बाई चांस कहीं पे थोड़ा बहुत वीड आ भी गया है, तो हम ग्रामोक्सोन का पैराकॉट जो रहता है उसका इनिशियल जब 2 to 3 लीव स्टेज ही रहता है, छोटा ही रहता है, तभी हम कोशिश करते हैं कि उसको कंट्रोल कर दे। और उसके बाद में भी अगर थोड़ा सा और बड़ा हो गया है, बाई चांस खुदा ना खास्ता लेबर का इशू है, कुछ भी है, नहीं कर पाए, तो एक अभी स्वीप पावर आ गया है ना, उसको हम नार से थोड़ा बचा करके मारते हैं ताकि हमारे मेन प्लांट को अफेक्ट ना करे जी। तो उस तरीके से हम अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग हर्बिसाइड्स का यूज़ करके अपने वीड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अपने आप वीड को मैनेज नहीं किया और मान लीजिए यहाँ पे पूरी खरपतवार उगी हुई है, तो वो क्या एक होस्ट की तरह काम करेगा। आपने इसमें स्प्रे तो किया है कितनी भी मेहनत से, अच्छी दवाई छींट करके, पर वो आपका चूसा कीड़ा वहाँ बैठा रहेगा जी। 4 दिन हुआ नहीं, इसमें थोड़ा सा असर कम हो गया, वो उठ के फिर से अपना नुकसान करना चालू कर देगा। या तो वायरस अगर है तो एक वायरस वाले प्लांट से दूसरे प्लांट, हेल्दी प्लांट में वो वायरस ट्रांसमिट करना चालू कर देगा। तो इसलिए वीड को कंट्रोल करके मैनेज करके रखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जी सर। तो जैसे कि साथियों आपने इसमें पूरे करेले की खेती को समझा किस तरह से यहाँ पर की जा रही है, और सर से मिलकर के भी हमको काफ़ी अच्छा लगा। इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से डीप में, अभी तो इनका जानकारी जैसे देखे तो और बहुत कुछ बातें थी, लेकिन हमने वीडियो लंबी हो रही थी तो छोटे शॉर्ट में बात कर लिए। अगर आप पूरे डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो चैनल अभी इनका है, लेकिन अभी इसमें अपलोड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अभी कोशिश करने वाले सर ट्राई करने का। बिल्कुल, तो उनसे आप ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पर जा करके। सर हमारे जो सामने व्यूवर्स हैं, हमारे जो ऑडियंस, उनको क्या कहना चाहेंगे फार्मिंग को लेकर के करेले की? नहीं, बहुत ही अच्छी क्रॉप है जी। और ये साल भर लग सकती है। हम लोग जहाँ पे हैं छत्तीसगढ़ एरिया में, यहाँ तो लगभग हर महीने इसकी बुआई बिजाई होती है जी। और वैरायटी बस बदल सकती है, पर इकोनॉमिकली भी, फाइनेंशियली भी बहुत अच्छी क्रॉप है। अगर इसको एक बेहतर तरीके से पूरी ताकत और लगन के साथ किया जाए तो जी। बहुत अच्छा आमदनी भी इस फसल से की जा सकती है। जी। तो सर के चैनल पे जाकर देख सकते हैं, इन्होंने जो काफ़ी अच्छे तरीके से डिटेल में बेस से जो है वो इन्होंने जानकारी देने की कोशिश की हुई है। जी ठीक है, धन्यवाद सर। थैंक यू सो